आया जी। हेलो। यस सर। आ गया, साउंड आने लगा। यस सर। चलो तब अभी शेयरिंग नहीं करेंगे, अभी टाइम नहीं है उतना, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। शेयरिंग करने पर और स्लो हो जाएगा। एटॉमिक मास के बारे में हम लोग को पढ़ना था, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग पढ़े पहले कि एटम इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग देख नहीं सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उसके लिए खास किस्म का माइक्रोस्कोप बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इतना छोटा चीज है तो उसका मास कैसे मेजर करेंगे? मेजर कर सकते हैं? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ तो जवाब दिया करो लोग। ये दिख रहा है ना, डायरी है स्कूल का, हम लोगों का पिछले साल का। अब सपोज पिछले साल का डायरी है 19-20 का, हम लोग के स्कूल का। ठीक है, डायरी का हम लोग कुछ करना नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करनी है। अब सपोज कि इस डायरी में हमारे 175 पेज है, 176 पेज। इस एक पेज का आपको मास बताना है, बता सकते हैं कितना होगा? यस सर। हाँ, किस तराजू पे तोलेंगे? नो सर, टोटल जैसे बुक का टोटल है ना, वेट जितना। संभव बोल से रहा निकाल है, एक आदमी बोलो कोई। हाँ, यूनिटरी में। यूनिटरी मेथड से यूनिटरी निकालेंगे। मेथड। ओके, यस सर। यानी कि निकाल कर डायरेक्ट। डिवाइड। ओके, वेरी गुड। डायरेक्ट एक पेज का मास हम लोग नहीं निकाल सकते, सारे 175 पेज का मास एक साथ निकाल लेंगे और उसको तौल लेंगे। मान लो 10 जितना ग्राम 20 ग्राम जो भी आएगा उसको 175 से डिवाइड कर डिवाइड देंगे तो 1 पेज का मास हो। कर देंगे। यस सर। क्या आप एश्योर हो कि वो जो मास आएगा वो एकदम 100% एक्यूरेट होगा? नो सर, सर अप्रॉक्स नो है। अप्रोक्स होगा। क्यों अप्रोक्स होगा? क्योंकि हो सकता है कि कोई पेज हल्का मोटा हो, कोई पेज हल्का पतला हो, साइज में भी हो सकता है कि स्लाइटली माइनर Yes, sir. डिफरेंसेज हो। तो उसी तरह से जब एटम इतना छोटा है, इसमें ये मेथड इसलिए अप्लाई करना पड़ा क्योंकि एक पेज बहुत हल्का है, तो इसका मास मेजर करना आसान नहीं है। जितना इसका मास होगा उससे ज्यादा एयर रेजिस्टेंस आएगा, तो एयर रेजिस्टेंस के चलते वो मास वेरी कर सकता है। जैसे देखो होगा कि जो हमारे ज्वेलर्स वाले दुकान वाले होते हैं, तो जब वो गहने को तौलते हैं तो क्लोज्ड ग्लास चैम्बर में तराजू को रखते हैं ताकि एयर ना जाए उसमें। और अगर उनका वो जो ग्लास चैम्बर है उसका अगर दरवाजा खुला रहता है तो जो तराजू है, जो बैलेंस है उनका डिजिटल बैलेंस, उस पर देखोगे अपने आप 0.0, 0.001, 0.002 इस तरह से आते जाते रहता है, यानी वो एयर रेजिस्टेंस के चलते उतना मास वेरी कर रहा है। तो एटम का भी मास हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एटम इतना छोटा है कि उसका मास कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो इसको हम लोग रिलेटिव मास में कंपेयर करते हैं। रिलेटिव मास क्या होता है? अब जैसे मान लो कि आप देहात में कोई फेरी वाला चला गया, अब वो आपको सामान बेचने के लिए अमरूद सपोज की बेचने चला गया। अब आपको अमरूद खरीदना है 1 किलो और उसके पास बटखारा जो है, जो तराजू पे चढ़ाते हैं बाट वेट, वो नहीं है उसके पास। तो कैसे बेचता है? तो देखते होगे कि कोई कोई जो दुकान वाला फेरी वाला होता है पत्थर रखता है टुकड़ा, तो भाई ये भाई 50 ग्राम का है, Yes, तो ये sir. 250 ग्राम का है, तो 500 ग्राम का है। या फिर घर से लोग अपना कोई डब्बा, कोई पैक डब्बा नारियल के तेल का सपोज उठा के लेके चले आए कि भाई ये 250 ग्राम कंपनी ने लिखा है तो 250 ग्राम होगा ही, इसी से तौल दो। 1 किलो लेना है तो आप 4 बार उससे तौल दो, 1 किलो हो गया। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मास मेजरमेंट। एटम का मास हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले जो ये डॉल्टन, जॉन डॉल्टन थे, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन चूंकि सबसे छोटा एटम है तो इसके मास के बराबर हम लोग इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं और इससे जितना गुना भारी है वो एटॉमिक मास कहलाएगा।
इसको इस तरह समझो कि मान लो कि ये हमारे पास बैलेंस है, ये मान लो कि ये बैलेंस, इसके 2 पलड़े इधर इधर। अब एक पलड़े पे सपोज कि हमारा कैल्शियम चढ़ा दिया गया। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास निकालना है, तो सपोज कि वर्चुअल सोचना है, एक्चुअल संभव नहीं है, तो एक पलड़े पे कैल्शियम का एक एटम रख दिए और इसका मास पता करना है, तो एक दूसरे पलड़े पे हाइड्रोजन का एटम रखते जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जब 40 हाइड्रोजन का एटम रखे तब ये बैलेंस बराबर में हुआ। यानी कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हुआ? 40 हाइड्रोजन एटम के बराबर। अब हाइड्रोजन के एटम का मास 1 अगर है तो 40 एटम का मास 40 हो गया, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 हो गया। तो ये काफी दिनों तक ये प्रचलन में रहा, इसी को हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया और उसी के मास से कंपेयर किया गया कि कोई भी एटम हाइड्रोजन के एक एटम के मास से कितना गुना भारी है, वही उसका एटॉमिक मास होगा। लेकिन बाद में एवोगाड्रो ने और कोई दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास जिसको हम लोग 1 मान रहे हैं, एक्चुअली वो 1 नहीं है, 1.008 है। 1.008 है। तो हम लोग बोलेंगे इतना तो मामूली बात है, 008 यानी कि 8 मिलीग्राम, अगर ग्राम में भी ले रहे हैं तो। लेकिन केमिकल कैलकुलेशन में ये बहुत मायने रखता है। मास कैसे निकाला जाता है? मास कैसे निकाला जाता है? मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो मेजर करके ही निकाला जाएगा, कंपेयर करके। उसके बारे में बताएंगे, पहले इसको खत्म कर लेने दो। तो आपको हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1.008 है, इसलिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट के पोस्ट से हटा दिया गया। तब फिर दूसरा एलिमेंट लाया गया। तो दूसरा एलिमेंट कौन था? उस पॉपुलर सबसे, जो कि सब लोग यूज करते हो, तो उस समय ऑक्सीजन का नाम था। भाई ऑक्सीजन सब लोग सांस लेने के लिए जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन का चूंकि एटॉमिक मास एज एन एवरेज कैलकुलेट किया गया कि 16 U है। 16। पहले तो उसके 16वां भाग करेंगे तब 1 U आएगा, है ना। तो अब उसके 16वें भाग से जितना गुना भारी होगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा। यानी कि एक ऑक्सीजन के एक एटम के मास के 16th पार्ट से कोई एटम जितना गुना भारी होगा वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। तो ये भी कुछ दिनों तक चला, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ऑक्सीजन का भी जो एटॉमिक मास है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया कि 15.998 होता है। 16 पूरा नहीं होता है, 15.998 होता है। तो उसको भी स्टैंडर्ड एलिमेंट के पोस्ट से हटा दिया गया। हाँ बोलो। नो सर, कुछ नहीं। तब उसके बाद कौन से एलिमेंट को रखा जाए? तो उसके बाद जो एलिमेंट आया वो सारे लिविंग क्रिएचर्स के बॉडी में रहता है और पूरी हमारी वर्ल्ड में डोमिनेट करता है। वो एलिमेंट है कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 U है। तो उसके मास के 12th पार्ट के, मतलब एक 1 एटम के मास के 12th पार्ट से कोई एटम जितना गुना भारी होगा वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। यानी कि एटॉमिक मास का डिफिनीशन क्या हुआ? एटॉमिक मास यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट नहीं कैलकुलेट हो रहा है, रिलेटिव ही कैलकुलेट हो रहा है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट या एन एटम इज a number which tells about that how heavier that atom is from 1/12 of the mass of one atom of carbon। समझ में आया? नहीं हिंदी में समझ में आया ना? इंग्लिश में लिखवा देंगे, भेजेंगे PDF, तो उसमें से लिख लोगे। हिंदी में समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो कार्बन के एटम के 12वें भाग से कोई एटम कितना गुना भारी है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। अब हम तुमको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं। कार्बन जो एटम है इसके 3 टाइप के एटम होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? किसी को याद है? 12। 6। नो सर, 6। और इसका एक एटम होता है, उसका मास 12 होता है। एक इसका दूसरा भी एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन मास जो है वो 13 होता है। ठीक है। और एक तीसरा एटम भी होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही होता है, लेकिन मास 14 होता है। या आइसोटोप्स कहलाते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो गया कि किस एटम को स्टैंडर्ड एटम माने, इसको माने कि इसको माने कि इसको माने। तो इसका सॉल्यूशन एवोगाड्रो ने निकाला और इस एलिमेंट को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना।
इसको शॉर्ट में C12 सिर्फ लिखते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही है, तो इन तीनों को C12, C13, C14 लिखते हैं। तो C12 जब भी डिफिनेशन लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स by which an atom of that element is heavier than 1/12 of one atom of C12 atom। C12 एटम लिखना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपका आंसर जो है वो अधूरा हो जाएगा, क्योंकि